Dear students, welcome to Learning Management System of GCU Lahore. Dear students, हमने लास्ट लेक्चर में प्रोटॉन NMR स्टार्ट किया था, जिसमें हमने देखा था कि हमें प्रोटॉन NMR से किस तरह की इंफॉर्मेशन मिल सकती है, प्रोटॉन NMR किस तरह के न्यूक्लियाई इसमें ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, यानी NMR एक्टिव हैं, और किस तरह के न्यूक्लियाई NMR इनएक्टिव हैं। फिर हमने डिफरेंट स्पिन स्टेट्स देखी, उन पर इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखा, मैग्नेटो-जायरेट रेशियो भी स्टडी की थी। आज हम देखेंगे कि किस तरह प्रोटॉन शील्डेड होता है और किस तरह डी शील्डेड होता है, और फिर केमिकल शिफ्ट क्या है। शील्डिंग देखेंगे, डी शील्डिंग देखेंगे, और फिर केमिकल शिफ्ट को भी स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हर प्रोटॉन किसी भी मॉलिक्यूल में डिफरेंट एनवायरनमेंट पे रेजोनेट करता है। लास्ट लेक्चर में हमने रेजोनेट या रेजोनेंस स्टडी किया था। रेजोनेंस है कि आप प्रोटॉन को लो एनर्जी से हाई एनर्जी पे भेज के स्पिन फ्लिप करवा दें, यानी आप उसको अल्फा स्पिन स्टेट से बीटा स्पिन स्टेट में भेजें। दिस इज रेजोनेंस। और डिफरेंट प्रोटॉन रेजोनेट करते हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे। क्यों डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट करते हैं? क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है, क्योंकि उनके सराउंडिंग में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंट होती है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के डिफरेंट होने से वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन शील्ड करके रखते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं। किससे? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से। देखें, किसी भी प्रोटॉन के सराउंडिंग में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका मतलब है प्रोटॉन उतना ही महफूज है, उतना ही प्रोटेक्टेड है, उतना ही शील्डेड है। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा शील्डिंग होगी प्रोटॉन की, यानी उतना ही प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन हैं जिन्होंने प्रोटॉन को सराउंड किया हुआ है, ये करंट प्रोड्यूस करते हैं, जिसको लोकल डायामैग्नेटिक करंट कहते हैं। किस वजह से? इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से। प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन शील्ड करके रखते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपना एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं, उसको कहते हैं लोकल डायामैग्नेटिक करंट। तो साफ ज़ाहिर है, जहां पर करंट प्रोड्यूस होगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद होगा। तो ये जो लोकल डायामैग्नेटिक करंट है, LDC, लोकल डायामैग्नेटिक करंट किसने जनरेट करवाया है? इलेक्ट्रॉन्स ने। कौन से इलेक्ट्रॉन? जिन्होंने प्रोटॉन को सराउंड किया है, वैलेंस वाले। ये अपना एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड अपोज करता है एक्सटर्नल या अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को। इलेक्ट्रॉन सराउंड कर रहे हैं प्रोटॉन को, और इन इलेक्ट्रॉन्स का जो करंट है उसको कहते हैं लोकल डायामैग्नेटिक करंट। और ये अपना एक करंट जो जनरेट कर रहे हैं, वो लोकल डायामैग्नेटिक करंट फिर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाएगा। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन ने जनरेट करवा दिया है, ये अप्लाइड यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है, यानी उसको रोकता है, यानी कि प्रोटॉन की प्रोटेक्शन करता है उससे। किससे?
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से उसकी प्रोटेक्शन करके रखता है। अब इस प्रोटेक्शन को हम कहते हैं डायामैग्नेटिक शील्डिंग। लोकल डायामैग्नेटिक करंट की वजह से हम उसको कहते हैं डायामैग्नेटिक शील्डिंग, या इसको डायामैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी भी कहते हैं। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे प्रोटॉन के इर्द गिर्द, उतना ही प्रोटॉन शील्डेड होगा, उतना ही प्रोटॉन प्रोटेक्टेड होगा, उतना ही ज्यादा उसमें लोकल डायामैग्नेटिक करंट जनरेट होगा। जितना लोकल डायामैग्नेटिक करंट जनरेट होगा वो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। वो मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, यानी उसको शील्ड करके रखेगा, उसको बचा के रखेगा। उसको हम कहेंगे डायामैग्नेटिक शील्डिंग या डायामैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी। अब देखें डायामैग्नेटिक शील्डिंग ये है, ये हमारे पास अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये इसकी डायरेक्शन है। ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द प्रोटॉन, अराउंड द न्यूक्लियस। अब इन इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से, ये जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है इसकी वजह से लोकल डायामैग्नेटिक करंट प्रोड्यूस होता है ये, और वो जो करंट प्रोड्यूस होता है वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड की फ्लक्स लाइंस हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। ये मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है। देखिए इसकी डायरेक्शन इस तरफ को है, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और ये जो अपना लोकल डायामैग्नेटिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ उसकी डायरेक्शन है। तो जितने ज्यादा यहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे उतना ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, उतना ही ज्यादा ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। और जितनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उतना ही वो अपोज करेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, और जितना वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा उतना ही ये जितना अपोज करेगा उतना ही वो शील्डेड होगा। उसको हम कहेंगे डायामैग्नेटिक शील्डिंग या डायामैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी। डियर स्टूडेंट्स, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी प्रोटॉन के अराउंड, ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द प्रोटॉन, ग्रेटर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन सराउंड करेंगे उतना ही ज्यादा लोकल डायामैग्नेटिक करंट पैदा होगा, और जितना लोकल डायामैग्नेटिक करंट प्रोड्यूस होगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उतना ही वो उसको शील्ड करेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, ग्रेटर शील्डिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और जितना वो शील्ड करके रखेगा उतना ही उसकी प्रिसेशन लो फ्रीक्वेंसी पे होगी, और वो लेस रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स को एब्सॉर्ब करेगा। डियर स्टूडेंट्स, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे प्रोटॉन के सराउंडिंग में वो उसको प्रॉपर अलाइन ही नहीं होने देंगे, उसकी अलाइनमेंट ही नहीं होने देंगे मैग्नेटिक फील्ड के साथ प्रॉपर। और अगर प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं होगी तो फिर हमें स्पिन फ्लिप करवाने के लिए लो एनर्जी रेडिएशन देनी पड़ेगी। जितना वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ अच्छा अलाइन हो जाएगा उतना ही उसको फ्लिप करवाना मुश्किल हो जाएगा। जी देखिएगा जरा एक एग्जांपल से, अभी आपको समझ आ जाएगी। ये हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। हम एक ऐसा प्रोटॉन देखते हैं जो लेस शील्डेड है। लेस शील्डेड से क्या मुराद है, उसके सराउंडिंग में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थोड़े हैं। तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि उसको वो जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, तो वो प्रॉपर अलाइन हो जाएगा। देखें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की और इस प्रोटॉन की अलाइनमेंट सेम हो गई है। दिस इज परफेक्ट अलाइनमेंट, दिस इज पैरेलल अलाइनमेंट। अब आपने स्पिन फ्लिप करवानी है इसकी, तो स्पिन फ्लिप करवाने से मुराद है 180 डिग्री से रोटेट करना पड़ेगा, यानी ये पूरा इस तरह से घूम के स्पिन चेंज करेंगे, यहां आएगी। तो जितने ज्यादा एंगल से उसको रोटेट करवाना पड़ता है उतनी ज्यादा रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स की एनर्जी होती है। अब देखें ये प्रोटॉन लेस शील्डेड था, यानी इसको इलेक्ट्रॉन ने प्रोटेक्ट ही नहीं किया,
अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो ये प्रॉपर अलाइन हो जाएगा किसके साथ? मैग्नेटिक फील्ड के साथ। अगर प्रॉपर अलाइन हो जाएगा तो उसको एक बड़े एंगल के साथ रोटेट करवाना पड़ेगा। यानी ये बिल्कुल इस तरह से देखिए 180 की रोटेशन है। जितने ज्यादा एंगल से रोटेट करवाना पड़ेगा उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। मींस जितना प्रोटॉन लेस शील्डेड होता है उतनी एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी स्पिन फ्लिप के लिए। लेकिन इसका ऑपोजिट देखें, अगर एक मोर शील्डेड प्रोटॉन है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। मोर शील्डेड का मतलब है उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, लोकल डायामैग्नेटिक करंट ज्यादा है, शील्डिंग ज्यादा है, उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है। अगर उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को से प्रोटेक्ट करके रखेगा और उसकी प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं होने देगा। देखें, इसकी अलाइनमेंट तो हुई है, इसी डायरेक्शन में है, लेकिन एग्जैक्ट या पैरेलल या परफेक्ट अलाइनमेंट नहीं है। अब अगर इसको रोटेट करवाना हो तो इजी है, इसको यूं रोटेट करवाएंगे तो ये 180 का एंगल नहीं है, बहुत इजीली रोटेट कर जाएगा। इसका मतलब है इसकी स्पिन फ्लिप करवाने के लिए एनर्जी थोड़ी चाहिए होगी। इधर से नहीं घुमाने की कोशिश करनी कि इधर से बड़ा चक्कर लग जाएगा। आपने इस तरफ से, क्योंकि जिधर से डिस्टेंस कम होता है स्पिन उधर से जल्दी फ्लिप हो जाती है, तो ये यहां से यहां लाना है स्पिन को, तो ये इजी है। इसको 180 से रोटेट करवाना मुश्किल है। तो जितना प्रोटॉन के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, लोकल डायामैग्नेटिक करंट ज्यादा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस होगा, जो अपोज करेगा उसको अलाइन नहीं होने देगा प्रॉपर। जब प्रॉपर अलाइन नहीं होने देगा तो उसकी स्पिन फ्लिप करवाना आसान होगा तो वो लो फ्रीक्वेंसी पे भी फ्लिप कर जाएगा। यानी जितना प्रोटॉन ज्यादा शील्डेड होगा उतना ही उसकी स्पिन फ्लिप करवाना आसान और वो लो फ्रीक्वेंसी पे फ्लिप कर जाएगा। नेक्स्ट है, हमें रेफरेंस क्यों चाहिए होता है? डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज इज स्मॉल। कि जब हम स्टडी करते हैं एनएमआर, हमें स्टैंडर्ड चाहिए, क्योंकि मुख्तलिफ जो प्रोटॉन है उनके एनवायरमेंट में थोड़ा सा फर्क होता है, जिसकी वजह से वैल्यू जो है उसमें डिफरेंस थोड़ा सा आता है, स्मॉल डिफरेंस। तो फिर हमें कोई ना कोई स्टैंडर्ड चाहिए ताकि हम उस वैल्यू को कंपेयर कर सकें, और वो स्टैंडर्ड है टेट्रामीथाइल सीलेन। दरमियान में सिलिकॉन है और चारों तरफ मिथाइल ग्रुप है, और ये सारे के सारे प्रोटॉन एक जैसे हैं, 12 के 12, क्योंकि इनका एनवायरमेंट एक जैसा है। अब टेट्रामीथाइल सीलेन ही क्यों यूज करते हैं स्टैंडर्ड के तौर पर? क्योंकि मिथाइल ग्रुप ज्यादा शील्डेड होते हैं, इसके मैक्सिमम शील्डिंग होती है। क्योंकि ये जो हमारे पास केमिकल शिफ्ट का जो पैरामीटर है, जो ग्राफ है, उसमें ये एक एंड पे आ जाता है, स्पेक्ट्रम में एक एंड पे मौजूद होता है। मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसमें सॉल्युबल हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें स्पेक्ट्रम लेने में आसानी हो जाती है। और इसके सारे प्रोटॉन्स की सिंगलेट आती है, एक ही पीक आती है, जो कि कंफ्यूजिंग नहीं है, और वो आती भी स्पेक्ट्रम के एक एंड पे है। और फिर लास्ट में ये वोलाटाइल है। वोलाटाइल का मतलब है जब एनालिसिस कर लेंगे तो ये आसानी से एवेपोरेट हो जाएगा और हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की जान छोड़ देगा। इस वजह से हम टीएमएस को एज अ स्टैंडर्ड यूज करते हैं। अब चलते हैं केमिकल शिफ्ट की तरफ। केमिकल शिफ्ट होती है हाउ फार द पीक फ्रॉम टीएमएस। टीएमएस टेट्रामीथाइल सीलेन। केमिकल शिफ्ट होती है कि पीक टेट्रामीथाइल सीलेन से कितनी दूर है। जितनी टेट्रामीथाइल सीलेन से पीक दूर होगी, इसका मतलब है वो उतना ही डी शील्डेड है, क्योंकि इसके प्रोटॉन सबसे ज्यादा शील्डेड होते हैं। ये प्रोटॉन सबसे ज्यादा शील्डेड है। कोई प्रोटॉन इससे जितना दूर जाएगा वो उतना ही डी शील्डेड होता जाएगा। इसके प्रोटॉन के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो इनका अपना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है। अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, सॉरी, इनका अपना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को ज्यादा अपोज करेगा, और जितना वो उसको ज्यादा अपोज करेगा उतना ही उसकी स्पिन प्रॉपर अलाइन नहीं होगी और उसको फ्लिप करवाना आसान, यानी वो लो एनर्जी लो फ्रीक्वेंसी वैल्यू पे ही आ जाएगा। सेम है डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज कर दें, एक्सटर्नल की 60 मेगाहर्ट्ज है, 100 मेगाहर्ट्ज है, 300 मेगाहर्ट्ज है, 600 मेगाहर्ट्ज है, कोई भी स्ट्रेंथ कर दें तो उसकी वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि हम ये रेफरेंस के साथ कंपेयर करके निकालते हैं। कैसे? ये हमारे पास केमिकल शिफ्ट है, शिफ्ट इन हर्ट्ज डिवाइडेड बाय स्पेक्ट्रोमीटर फ्रीक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज। यानी जितना प्रोटॉन शिफ्ट किया है डिवाइडेड बाय स्पेक्ट्रो
मीटर की फ्रीक्वेंसी कितनी थी मेगाहर्ट्ज में। एक एग्जांपल से देख लेते हैं इसको। देखिए हमारे पास मिथाइल ब्रोमाइड है, मिथाइल ब्रोमाइड में सारे प्रोटॉन एक जैसे हैं और ये शो करते हैं 162 हर्ट्ज जो है इनकी फ्रीक्वेंसी है। कहां से? टीएमएस से, जब मैग्नेटिक फील्ड कितना देते हैं 60 मेगाहर्ट्ज। अब फार्मूला क्या है कि जितनी फ्रीक्वेंसी है प्रोटॉन की डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्पेक्ट्रोमीटर इन मेगाहर्ट्ज, तो ये पीक कहां पे अपीयर होगी? 2.70 पे। 162 हर्ट्ज ये प्रोटॉन की फ्रीक्वेंसी है, डिवाइड कर दिया स्पेक्ट्रोमीटर की फ्रीक्वेंसी जो कि मेगाहर्ट्ज में है, तो 2.70 आ गया। अब हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बदल देते हैं, कितनी कर देते हैं? 100। जब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ 100 की तो वो टेट्रामिथाइल सीलेन से 270 हर्ट्ज पे चले गया। अब ये 270 हर्ट्ज डिवाइडेड बाय 100 मेगाहर्ट्ज, तो ये भी देखें 2.70 आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जितनी मर्जी चेंज करते जाएं, क्योंकि जितना आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे, देखिए मैग्नेटिक फील्ड 60 है तो 162 है, आपने मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई है प्रोटॉन की। तो जितना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा करते जाएंगे प्रोटॉन की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती चली जाएगी। रिजल्ट क्या निकलेगा? दोनों की जो रेशो निकालेंगे वो सेम आएगी। जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे 60 से 100 करेंगे तो प्रोटॉन की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी। रिजल्ट क्या निकलेगा? दोनों की रेशो सेम आ जाएगी। ये केमिकल शिफ्ट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट है डिफरेंट केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज। ये देखिएगा, ये स्केल 0 से 12 होती है ppm। ये टेट्रामिथाइल सीलेन है टीएमएस 0 पे। इसका मतलब इसके प्रोटॉन सबसे ज्यादा शील्डेड हैं। अगर सबसे ज्यादा शील्डेड हैं तो फिर उनका लोकल डायामैग्नेटिक करंट ज्यादा है। लोकल डायामैग्नेटिक करंट ज्यादा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, यानी प्रोटॉन को प्रोटेक्ट करेगा और प्रोटॉन को प्रॉपर अलाइन नहीं होने देगा। वो बहुत थोड़ा सा अलाइन होगा जिसकी वजह से उसकी स्पिन जो है उसको फ्लिप करवाना आसान होगा और हमें लो फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी। तो इस तरफ ये लो केमिकल शिफ्ट है 0, 12 हाई केमिकल शिफ्ट है। ये मोर शील्डेड प्रोटॉन है, अगर ज्यादा शील्डेड है प्रोटेक्टेड है तो फ्रीक्वेंसी लो चाहिए होगी। ये लेस शील्डेड है, हमें हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए। ये जो 0 वाला एरिया है इसको अप फील्ड कहते हैं और जैसे जैसे टीएमएस से दूर जाते जाएंगे इसको डाउन फील्ड कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द केमिकल शिफ्ट।